करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं रौनक साधवानी के बारे में। रौनक साधवानी भारत के महाराष्ट्र के एक शतरंज खिलाड़ी हैं, चेस खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं ये। और इन्होंने इटली के सार्डिनिया में अभी चल रही थी एक चैंपियनशिप, इटली के कहाँ पर के सार्डिनिया में। इटली के एकीकरण के समय पढ़ा होगा आप लोगों ने सार्डिनिया के बारे में। तो इटली के सार्डिनिया में इन्होंने जीता है वर्ल्ड जूनियर रैपिड चैंपियनशिप। अंडर 20 का होता है ये वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियन ये बन गए हैं। तो इन्हें याद रखना है, जूनियर चैंपियन है, ठीक है। प्रज्ञानंद के साथ इन्हें कंफ्यूज नहीं करना है। ये मात्र 17 वर्ष के हैं। और जो जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं होते हैं उनको मिलती है एलो रेटिंग, ये याद रखना है। एलो रेटिंग मिलती है, क्या मिलती है? एलो कहते हैं इसको, या येलो रेटिंग, या जो भी आपको याद रखे, या एलो रेटिंग कहते हैं, ये मिलती है। तो इन्हें भी येलो रेटिंग मिली हुई थी। ये नाम पड़ा है अरपाद एलो के नाम के पर। अरपाद एलो जो थे वो एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने ही इसके लिए रेटिंग का इजाद किया था। और ये रेटिंग जो है अरपाद एलो के द्वारा जो ये रेटिंग दी गई है, वो रेटिंग कई सारे खेलों में यूज की जाती है, जैसे बेसबॉल में भी यूज की जाती है। इसके अलावा आपको बास्केटबॉल में यूज की जाती है। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स जैसे होते हैं उनमें यूज की जाती है। टेबल टेनिस में रैंकिंग देने के लिए यूज की जाती है। तो ये कई सारे खेलों में यूज की जाती है। लेकिन जो चेस के बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं उन्हें फीडे रेटिंग मिलती है, यानी फीडे जो इनकी संस्था है वो रेटिंग देती है, वो फीडे रेटिंग मिलती है। अब यहाँ पर आप एक महिला को भी देख रहे हैं, इस लड़की को देख रहे हैं। तो ये जो लड़की हैं इनका नाम है गोवहार बेदुलायेवा। इनका नाम क्या है? गोवहार बेदुलायेवा। ये अजरबैजान की हैं। क्या नाम है इनका? गोवहार बेदुलायेवा। कहाँ की हैं? अजरबैजान की हैं, अजरबैजान की हैं। तो अजरबैजान की हैं ये लड़कियों की चैंपियन है, और ये जो है लड़कों के चैंपियन हैं हमारे रौनक ने क्या किया? देश के नाम को रोशन कर दिया है, रौनक बढ़ा दी है। अब यहाँ पर दो और लोगों को आप लोग देख रहे हैं। तो ये बीच में जो है, ये यहाँ पर जो है बीच में जो खड़े हैं, ये हैं इसके ब्लिट्ज जूनियर का जो ब्लिट्ज चैंपियनशिप हुआ था वो रैपिड के थे, याद रखना है। परीक्षा में इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इनका भी नाम रखा है आगे। तो इनका नाम है मोहम्मद, इनका नाम क्या है? मोहम्मद मुर्दली, मुरादली भी ऐसे रख सकते हैं आप नाम, याद, मुर्दली। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्लिट्ज होता है जूनियर ब्लिट्ज का खिताब जीता है। ब्लिट्ज चैंपियन है, फिर के वर्ल्ड जूनियर ब्लिट्ज चैंपियन है। और इनके साथ जो आप एक और महिला को देख रहे हैं नीचे, ये जो है लड़की, इसका नाम है जेनिया बालाबायेवा। क्या नाम है इनका? जेनिया बाला है, तो इनका नाम ही है बालाबायेवा, जेनिया बालाबायेवा। ये कजाकिस्तान की हैं। ये कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की हैं। और ये जो है मुर्दली, वो कहाँ के हैं? ये भी अजरबैजान के हैं, ठीक है। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। अब हम लोग थोड़ा फीडे के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, यही जो है अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन है। फीडे का ही ये फ्रेंच नाम है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है फीडे, फेडरेशन इंटरनेशनल देस एस्केस। तो ये इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहते हैं इसी को,
और यह जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लौसाने में है। लौसाने स्विट्जरलैंड में है। लौसाने, लौसाने कहाँ पर है, लौसाने में है। और ये लौसाने कहाँ पर है, ये लौसाने है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। इतने साने बनते हैं ये लोग, तो इन्होंने अपना जो इंटेलिजेंट तो होते हैं, तो साने लोग होते हैं, तो ये स्विट्जरलैंड में ही इन्होंने क्या किया है, अपना हेडक्वार्टर भी खोल दिया है। ठीक है, याद रहेगा लौसाने साने। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में ही। जी हाँ, तो यह विश्व की सर्वाधिक पुरानी खेल संस्थाओं में से एक है। ठीक, अब यहाँ पर आप कई सारे जो हैं वो शब्द देख रहे हैं, रूक, नाइट, बिशप, क्वीन, किंग, ठीक है, पॉन्स, ये सब शब्द जो है आपको याद रखने हैं, क्योंकि यही शब्द जो है वो चेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो ये पूछा जा सकता है, रूक, नाइट, बिशप, क्वीन, किंग, पॉन, कैसलिंग, ये सब और भी कई सारे शब्द हैं। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को आप लोग देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अर्कादी दोरकोविच। इनका नाम क्या है, अर्कादी दोरकोविच। अर्कादी दोरकोविच, इनका नाम क्या है, अर्कादी, ये अर्का देते हैं नहीं, अर्कादी दोरकोविच, इनका नाम है अर्कादी दोरकोविच। ये जो है फीडे के क्या है, अभी प्रेसिडेंट हैं। अब फीडे के प्रेसिडेंट का नाम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी, वो कौन है, डिप्टी प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली जो नोमेनक्लेचर है पद का, वो है डिप्टी प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष जिसे आप कह सकते हैं। उपाध्यक्ष जो है वो क्या है, वो हमारे ही देश के हैं, महान खिलाड़ी। कौन, क्या है नाम है उनका, उसका नाम है, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। आनंद विश्वनाथन जो है वो इसके अभी उपाध्यक्ष हैं। अब चेस के बारे में यह कहा जाता है कि भारत में ही एक खेल होता था, खेला जाता था, चतुरंग। ये चतुरंग से ही चेस बना है। चतुरंग से, चतुरंग के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ इस तरह के शेप का हुआ करता था और 2 या 4 लोग मिलकर खेला करते थे। यहाँ गोटियाँ रहती थी, इधर से गोटियाँ आती थी और फिर करता था, उसी तरह का खेल होता था। तो चतुरंग जो है से ही कहा जाता है कि इसका विकास हुआ है। यहाँ पर 1-2 चीज़ें और हम लोगों के लिए जानने के लिए महत्वपूर्ण है। वो क्या है, तो वो ये है कि ये जो वर्ड्स है, जैसे इसके अलावा 1-2 वर्ड और है, जैसे चेकमेट, चेक, चेक दे देते हैं हम लोग खेल में, चेस में चेक, तो उसके लिए वर्ड है CHECK, चेक। और एक वर्ड है और चेकमेट, जब राजा खतरे में पड़ जाता है, चुनौती उसे दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं चेक। और जब वो खतरा जो है उस पर हामिल हो जाता है, जब उस खतरा उस पर कारगर हो जाता है, तो उसे कहते हैं चेकमेट हो जाना। तब खेल जो है वो जो चेकमेट दे देता है वह विजेता हो जाता है। इसके अलावा एक और स्थिति होती है, उसे कहते हैं कैसलिंग। कैसलिंग, कैसल क्या हुआ, किला हुआ। तो कैसलिंग में क्या होता है कि राजा जो है, यहाँ जो दिख रहा है हमें राजा, ये राजा है, ये राजा जो है वो क्या है, वो बदल सकता है अपने, अगर राजा और ये जो रुक है, ये जिसे हम लोग कभी कभी हाथी कह देते हैं, तो ये जो है, अगर ये राजा और ये हाथी नहीं चले हुए हों, तो राजा जो है 2 कदम इधर बढ़ सकता है और ये राजा की जहाँ पे स्थिति है उससे ये हाथी स्थान परिवर्तन कर सकता है। तो ये कैसलिंग वर्ड है, कम से कम इतना याद रखिए, कैसलिंग। कैसलिंग का अर्थ हुआ कैसल, किला करना, किला में अदला बदली करना, इसी से बना कैसलिंग। ठीक है, कहा जाता है कि राजा लोग जो पहले चेस खेला करते थे, तो वो क्या करते थे, अपने आदमियों को वस्त्र पहना देते थे और फिर खेलते थे। 2 राजा खेल रहे हैं और आना जाना होता था। इसी पर एक शतरंज के खिलाड़ी याद आया कि शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी है, उसे किसने लिखा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। इस पर तो एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है, शतरंज के खिलाड़ी। ये किसने लिखा था, प्रेमचंद ने लिखा था। ये कब का दिखाता है, ये दिखाता है कि वाजिद अली शाह के समय में जो है, जब अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो लखनऊ की तरफ बढ़ रहे थे और वो उसे लखनऊ को अपने कब्जे में लेने के लिए जा रहे थे। तो 2 सामंत जो थे उनके, वो
शतरंज में इतने मशगूल थे कि उन्हें दिन दुनिया किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। उनके वास्तविक घोड़े कोई और कब्जा कर रहा था, लेकिन उन्हें जो लकड़ी के घोड़े बने हुए थे या पत्थर के घोड़े बने हुए थे उनकी चिंता अधिक थी। तो यह एक तरह से कटाक्ष है इस कहानी में। अब यहाँ पर हम लोग एक दो और नाम जान लेते हैं। वो नाम जो है वो क्या है? मैग्नस कार्लसन। जी हाँ, मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन जो है वे कौन है? मैग्नस कार्लसन यहाँ पर याद रखना है, परीक्षा में क्या आपको पूछा जाएगा कहाँ के हैं ये? तो ये नॉर्वे के हैं शतरंज खिलाड़ी, बहुत महान शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। लेकिन ये विश्व चैंपियन नहीं है, वर्ल्ड चेस चैंपियन ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भाग ही नहीं लिया। इन्होंने कहा नहीं, हमारा मूड ही नहीं है। हो जाता है कभी कभी जीनियस लोगों को। तो ये जो है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने भाग नहीं लिया और इनकी जगह जिनको हराकर मैग्नस कार्लसन 2021 में बने थे वो ही इस बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं। उनका नाम है इयान नेपोमनियात्स्की। उनका नाम क्या है? उनका नाम है इयान, यहाँ लिख देता हूँ मैं। उनका नाम है इयान नेपोमनियात्स्की। तो ऐसे रख सकते हैं हम, इयान नेपोमनियात्स्की, इतना ही नाम याद रखें। तो इयान याद रख लेंगे तो उससे ही आपका काम चल जाएगा। मनियात्स्की, मन की बात हो गई उनकी, इस बार जीत गए तो मनियात्स्की वो क्या थे? वही हैं विश्व चेस चैंपियन है। ये क्या है? वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है वो यही है। वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है वो कौन है? यही हैं, ठीक है, यही हैं। और तो मैग्नस कार्लसन ने फिर आर प्रज्ञानंद को किस चीज़ में हराया? ये भी याद रखना होगा हमें। ये सब करंट का बात है, जी हाँ, ये याद रखना है। तो मैग्नस कार्लसन ने फीडे वर्ल्ड कप में हराया था। किस में हराया था? फीडे का एक वर्ल्ड कप हो रहा था, विश्व कप हो रहा था। फीडे विश्व कप में उन्होंने क्या किया था? फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने एमसी में लिख दे रहा हूँ छोटे शॉर्टकट में, मैग्नस कार्लसन ने क्या किया? किसको हराया? आर प्रज्ञानंद को, या प्रज्ञानंद कई लोग लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रज्ञानंद का ही वो भ्रंश है। तो आर प्रज्ञानंद को मैग्नस कार्लसन ने हराया। ये विजेता रहे, ये जीते और प्रज्ञानंद हार गए थे फाइनल में। ये क्या हुआ था? फीडे विश्व कप था ये, ठीक है। और विश्व चैंपियन कौन है? वो है इयान नेपोमनियात्स्की। ये याद रखना है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो नाम है जिन्हें हमें याद रखना है। ध्वनि भानुशाली, ये कौन है? ध्वनि भानुशाली। और दूसरे हैं तनिष्क बागची। ये दोनों क्यों नाम याद रखना पड़ रहा है हमें? क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने, हमारे पीएम जो हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक गरबा लिखा था। गरबा आप जानते हैं गुजरात का लोक नृत्य है, जो कि अभी जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है तो उसमें दशहरे में क्या होगा? गरबा, सभी एक डंडा लिए रहते हैं और डांडिया खेलते हैं, गरबा नृत्य करते हैं। तो गरबा जो है वो गीत है। तो ये जो है इन्होंने पीएम मोदी के द्वारा लिखे हुए गरबा को क्या दिया है? को संगीतबद्ध किया है, गाया है और संगीतबद्ध किया है, ठीक है, संगीतबद्ध किया है और गाया है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्वनि भानुशाली और तनिष्क बागची। तो ये याद ऐसे रहेगा कि ध्वनि क्या हुआ? ध्वनि अर्थात हो गया साउंड, नहीं, साउंड सिस्टम। ये ध्वनि निकल रही है, ध्वनि। तो इन्होंने क्या किया? आवाज़ दी, तो ध्वनि हो गया। और तनिष्क क्या क्या होते हैं? गहने बनते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो गीत लिखा था, गरबा का गीत लिखा था, उसे क्या किया? उसे और भी सुंदर से सजा दिया, ज्वेल्स से सजा दिया उसे, नहीं, और भी अच्छा बना दिया। तो आप कह सकते हैं कि ध्वनि भानुशाली जो हैं वे और तनिष्क बागची, इन्होंने इसे संगीतबद्ध किया और इसे याद रखना। अब ये दोनों नाम आपको याद रहेंगे।
परीक्षा में अगर पूछेगा तो आप जरूर बता दीजिएगा, ध्वनि और तनिष्क। अब हम लोग जान लेते हैं सागर कवच के बारे में। सागर कवच क्या है? सागर कवच, कवच का अर्थ जानते ही आप, शील्ड होता है, जैसे कछुए के पीठ पर एक कवच होता है, जैसे योद्धा जब लड़ने जाते थे तो एक कवच लेकर जाते थे, या बॉडी पर आर्मर लगा कर रहते थे, तो वही है कवच। आर्मर भी कहते हैं अंग्रेजी में, ARMOUR, आर्मर। तो यह कोस्टल सिक्योरिटी, तटीय सुरक्षा के लिए है। तट का जो भारत का जो यह तट है, तटीय क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा के लिए यह एक्सरसाइज था, अभ्यास किया गया था सागर कवच। ये क्या है? तटीय सुरक्षा एक्सरसाइज ही लिखते हैं, एक्सरसाइज या अभ्यास भी आप लिख सकते हैं। तटीय सुरक्षा एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज का आयोजन किसने किया था? भारतीय नौसेना करती है, लेकिन अन्य जो भी एजेंसियां होती हैं वो सब शामिल होती हैं इसमें। कई सारी एजेंसियां शामिल होती हैं, और यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुआ है। तो ये रहा हमारा तमिलनाडु, और इधर जो है अब आ जाएगा आंध्र प्रदेश, यही पुडुचेरी यहीं पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो यहीं पर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर परीक्षा में इसमें क्या पूछा जाएगा, सागर कवच क्या है? तो सागर कवच जो है याद रखना है, तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं प्लस अन्य सुरक्षा एजेंसियां, उनके साथ मिलकर किया गया सुरक्षा अभ्यास है, तटीय सुरक्षा अभ्यास है। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। यह समाचार क्या है? यह है नागपट्टिनम। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर नागपट्टिनम है, यहाँ है नागपट्टिनम, ये जगह है नागपट्टिनम, और यहाँ पर है कांके शंथुराई। तो पहले इस दोनों जगह का नाम हिंदी में मैं लिख दूँ, नागपट्टिनम ये है भारत में, और इधर है कांके शंथुराई, कांके शंथुराई। ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों क्या हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पे फेरी सर्विस हुआ, यानी अब यहाँ पे जो है नाव, यहाँ पे जो है एक जहाज की सेवा जो है वो दी जाएगी। यहाँ से लोग जो है ये जहाज की सेवा से जा पाएंगे, और इस जहाज का नाम है चेरिया पानी। क्या नाम है? इसलिए इसे चेरिया पानी फेरी सेवा भी कहा जा रहा है। चेरिया पानी जो है वो हाई स्पीड जो है, हाई स्पीड की ये शिप है, फेरी है, वही हाई स्पीड फेरी है, और इससे जो है ये इधर नागपट्टिनम से लोग अब कांके शंथुराई जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे तमिल रहते हैं, और यहाँ पर भी तमिल रहते हैं, दोनों जगह, नागपट्टिनम भारत में और कांके शंथुराई में भी रहते हैं। नहीं तो याद कैसे रहेगा? याद ऐसे रहेगा कि नाग की क्या हो गई? थुराई हो गई। नाग की क्या हो गई? इधर थुराई होगी। थुराई मतलब कुटाई, पिटाई। तो यहाँ से ये चलेगी, और यहीं पर जो है ये जो देख रहे हैं आप, यहीं है पाक स्ट्रेट, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। इसी दोनों के बीच में है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि कह सकते हैं आप। जब बहुत दोनों नज़दीक में ही हो, किसी जल राशि के बहुत नज़दीक में स्थल हो दोनों तरफ, तो वो स्ट्रेट ही कहलाता है। नाला हो गया स्ट्रेट, समुद्री नाला समझे, उतना नज़दीकी हो जाता है, तो ये स्ट्रेट है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे क्या है? यह है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार मलार ना लिख लें, मन्नार की खाड़ी है। और ये जो एरिया है यही था लिट्टे वाला एरिया था। ये जो एरिया देख रहे हैं यही जाफना वाफना का एरिया यही है, और यही जो है वो क्या था? लिट्टे करे थे। यहाँ पे तमिल जो लोग वो रहते हैं, तमिल भाषी लोग रहते हैं श्रीलंका के उत्तर में, और इधर भी तमिल लोग रहते हैं। तो उन्हीं के बीच जो है आपसी संपर्क बनाने के लिए यह 40 वर्ष के बाद, जी हाँ, यह सेवा जो है वह 40 वर्ष के बाद शुरू हुई है। तो ये याद रखना है हमें। अब हम लोग जान लेते हैं कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या है। राष्ट्रीय कंपनी लॉ
कंपनी कानून अपीलीय ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल जो है वो क्या होता है, वो एक क्वैसी जुडिशियल है। क्वैसी जुडिशियल क्या हो, मतलब इसमें जज रहते हैं अध्यक्ष, और कुछ जज भी रहते हैं, रिटायर्ड ही रहते हैं वो सभी, और कुछ जो है वो टेक्निकल सदस्य होते हैं जिन्हें उस विषय क्षेत्र की विशेषज्ञता होती है। तो वो ट्राइब्यूनल होती है। ट्राइब्यूनल से अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाती है। ठीक है, तो ये ट्राइब्यूनल इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सामान्य जो समस्याएं हो, प्रशासनिक विवाद जो हो जाते हैं, यानी कि जो सेवा लेने वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिए जीएसटी का या कंपनी लॉ की सेवा लेने वाली कंपनियां हैं, उनको गवर्नमेंट की जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की मंत्रालय है उसके साथ कुछ विवाद हुआ, तो वो कहाँ समस्या समाधान करेंगे, तो उसके लिए वो ट्राइब्यूनल है। जैसे जीएसटी के लिए भी ट्राइब्यूनल बनाया गया है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है NCLAT, एनक्लैट, ठीक है, ये जो एनक्लैट है, इस एनक्लैट की चर्चा क्यों यहाँ पर आ रही है, तो इसकी चर्चा इसलिए यहाँ पर आ रही है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, और यह संस्था जो है वह कंपनी अधिनियम के अधीन बनी है। कंपनी एक्ट 2013 के अधीन ये बनी हुई संस्था है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जस्टिस अशोक भूषण। इन्होंने ही अभी एक सम्मेलन हुआ उसका उद्घाटन किया है, इसलिए हमें ये जान लेना जरूरी है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। इसके बारे में बस 2-4 चीज़ें जानना है आपको। पहली चीज़ यह है कि इसको कहाँ कहाँ से अपील्स आती है, तो इसको बहुत जगह से अपील आती है और ये सबको सुनता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल उसकी अपील सुनता है। अपीलेट ट्राइब्यूनल है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है उससे आगे जाके इसके पास अपील आती है। ठीक है, फिर दूसरा यह सुनता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी अपील यहाँ से भी कुछ अपील आता है तो यहाँ पे सुनती है। तीसरा यह सुनता है अपील नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नफरा। ठीक है, तो NCLT, IBBI और नफरा का सुनता है, NFRA का सुनता है। ये क्या है, ये है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इन सब की ये सुनता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर हम लोग NCLAT के बारे में क्यों जान रहे थे और जस्टिस अशोक भूषण के बारे में क्यों जान रहे थे, क्योंकि इन्होंने ही अभी ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का क्या किया है, उद्घाटन किया है। किन्होंने उद्घाटन किया है, उद्घाटन किन्होंने किया, ये कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। जी हाँ, याद रखना, ये कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया, तो इसका उद्घाटन किया है जस्टिस अशोक भूषण ने। इन्होंने किया, जस्टिस न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने किया। अभी मैंने उनका चित्र आपको दिखाया था, ये है जस्टिस अशोक भूषण। अब यहाँ पे चर्चा क्या होती है, तो कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, जैसे दो कंपनियां बाजार में स्थित हैं और दोनों क्या कर सकती हैं, एक कंपनी बहुत शक्तिशाली है तो दूसरे को बढ़ने ही नहीं दे, तो इस तरह से क्या होगा, ग्राहक घाटे में चला जाएगा। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंपनी लॉ है, और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन कमीशन है। इसके लिए भारत में भी एक कंपटीशन कमीशन बना हुआ है, और वो भी इसमें हिस्सेदार था। और ये ब्रिक्स देशों के जो कंपटीशन कमीशंस हैं वो, और उससे संबंधित जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने इसमें भाग लिया। तो हम लोग अब जान लेते हैं थोड़ा सा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वह क्या है, कंपटीशन के मामले में कंपनियों के बीच जो
प्रतियोगिता होती है उसके मामले में वह क्या है, सबसे बड़ा रेगुलेटर है। वह क्या है, रेगुलेटर है। रेगुलेटर समझते हैं, विनियामक है। विनियामक है, जो विनियमन करता है उसे कहते हैं रेगुलेटर। जैसे गैस में रेगुलेटर है, वह क्या करता है, गैस का जो रेगुलेटर है, गैस चूल्हा का, ये जो गैस चूल्हा है इसका जो यहाँ रेगुलेटर लगा रहता है, ये क्या करता है, ये गैस को रेगुलेट करता है। गैस कितना निकले कितना नहीं निकले, ज़्यादा लो हो कम लो हो, तो ये चीज़ को ये रेगुलेट करता है। तो ऐसे ही यानी गैस सही ढंग से काम करता रहे उसके लिए। तो यह भी विनियामक जो होता है किसी भी संस्था का, उसका भी काम यही है कि वो क्या करता है कि जो भी नियम कानून है उसका सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं रहा उसको देखना। जैसे ट्राई है, वह भी रेगुलेट करता है। नहीं, टेलीकॉम सेक्टर का वो रेगुलेटर है। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है, आपको आप लोग कमेंट करके बताना है। तो ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत जो इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है यानी इट वाज सेटअप इन 2003। ठीक है, 20 साल हो गए इसके, 14 अक्टूबर को यह स्थापित हुआ था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, 14 अक्टूबर 2003 को यह स्थापित हुआ था, तो अब 20 साल इसके हो गए। तो कंपटीशन कमीशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पूछे जाने के लिए। और इसकी ही ये चेयरपर्सन है श्रीमती रवनीत कौर। कौन है, रवनीत कौर है, रवनीत कौर, है ना। तो याद रखना है, कंपटीशन जो है वो क्या करता है, कंपटीशन कमीशन, रब ने बना दी जोड़ी, तो कंपटीशन कमीशन जो है दो लोगों को, दो जोड़ियों को, दो कंपनियों की जोड़ियों को आपस में मिलजुल कर चलने के लिए कहता है। मतलब मिलजुल कर चलना क्या, यानी कि मिल के साठगांठ करके ग्राहक को घाटा पहुंचा देना है, नहीं, वो भी नहीं होने देना है। विदेशों में, यूरोप में जो कंपटीशन कमीशन है वो बहुत ही शक्तिशाली है, और गूगल, अमेजन इत्यादि को अच्छा चुना लगता है वहाँ पर। खैर, तो ये जो है जितने भी मर्जर, एक्विजिशन और ये सब होते हैं उन सब को यही रेगुलेट करता है। मर्जर का मतलब हुआ दो कंपनियां जब मिल जाती हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ये दोनों कहें कि अब हम जैसे मिल जाते हैं, जैसे आइडिया वोडाफोन मिल गए, नहीं तो वो मर्जर था। ऐसे होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या हुआ, कब्जा में ले लेना। मर्जर को कह सकते हैं मिलन। एक्विजिशन क्या हुआ, कब्जाना, अधिकार में लेना, ठीक है, आधिपत्य कर लेना। तो एक्विजिशन कैसे होता है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, उसने क्या किया, उसने किसी छोटी कंपनी को खरीद लिया, तो ये एक्विजिशन हो जाएगा। तो उसने ऐसे कब्जे में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है, एक्विजिशन हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों मिलकर एक बन गए कंपनी, ए बी कंपनी बन गए या सी कंपनी बन गए, तो ये होता है मर्जर। तो ये रवनीत कौर है, ये आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसे क्या कहते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये कंपटीशन कमीशन का मतलब ये न समझ लीजिएगा कि सिविल सर्विसेज कंपटीशन या एसएससी कंपटीशन वाला कुछ है, नहीं, ये दूसरा कंपटीशन है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में। बस एक से दो चीज़ें जाननी है बस। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है वह भी कंपनी एक्ट के तहत बना है, ठीक है। कंपनी एक्ट था 2013 का, उसके तहत ये बना हुआ है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह काम क्या है कि जो भी अपील होता है उसको सुनना। इसके कई सारे ब्रांचेज हैं। नई दिल्ली में मुख्य ब्रांच है इसका, मुख्य जो इसका ब्रांच है, मुख्य ब्रांच कहाँ पर है, तो मुख्य ब्रांच है नई दिल्ली में है। और बाकी और जगह भी कई जगह है, अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, कई जगहों पर है। अब हम लोग जान लेते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना कब हुई है, उसकी स्थापना हुई है 2016 में, क्योंकि ये कोड ही आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वही आया है, IBC, वह कब आया है, 2016 में आया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी क्या हुआ, दिवालिया जैसे हो जाते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बैंकरप्सी क्या हुआ, हम चुका नहीं सकते हैं। तो ये दो स्थितियां हैं। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के माध्यम से क्या किया जाता है, यही बोर्ड जो है वो इसी को रेगुलेट करता है।
इसके प्रोफेशंस को भी रेगुलेट करता है। इस बैंकरप्सी में, इंसॉल्वेंसी में जो मदद करने वाले लोग हैं उनका भी विनियमन करता है, ठीक है। प्रोफेशनल का भी विनियमन करता है, और क्या करता है ये, प्रोफेशन के साथ साथ ये प्रोसेस का भी विनियमन करता है कि कोई कंपनी अपने आप को अगर बैंकरप्ट घोषित करे तो सही में है नहीं है या नहीं है ये जांचना, इंसॉल्वेंट है या नहीं ये जांचना, दिवाला निकला है या नहीं कि पैसे बचाने के लिए दिवालिया घोषित कर रहे हैं। तो ये क्या करती हैं, जो व्यवसायी हैं, व्यवसाय है, प्रोफेशन करते हैं बैंकरप्सी का, बैंकरप्सी के करने को घोषित करने में, उसका प्रबंधन करने में जो लोग मैनेज करते हैं, जो सिखाते हैं चीज़ों को, जो इसमें कंपनियों की सहायता करते हैं वास्तव में, तो वे लोग जो हैं उनको भी नियंत्रण करती है, उनका विनियमन करती है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका भी ये विनियमन करती है। तो प्रोसेस और प्रोफेशन दोनों का विनियमन करती है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये जो देख रहे हैं आप चित्र, ये व्यक्ति हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे। डॉक्टर अजय भूषण पांडे, यही इसके जो हैं वो क्या हैं, वो इसके जो हैं वो अध्यक्ष हैं, अभी अध्यक्ष हैं इस संस्था के। और इस संस्था का क्या काम है, इस संस्था का काम है कि जितने भी कंपनियां हैं वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उनके लिए सुझाना, उसको मॉनिटर करना कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में देखता है, यानी उनके लेखांकन, अकाउंटिंग क्या हुआ लेखांकन, और ऑडिटिंग हुआ लेखा परीक्षा। तो ये दोनों के स्टैंडर्ड्स को देखता है, ठीक है। सुझाता भी कि क्या होना चाहिए, और यह भी देखता है कंपनियों के मामले में। किसके मामले में, कंपनियों के लिए, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं ब्रिक्स, क्योंकि ये ब्रिक्स का समिट था, कंपटीशन अथॉरिटीज का समिट था ये। तो ब्रिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एक और चीज़ के कारण ब्रिक्स जो है चर्चा में आया था। ब्रिक्स की सदस्य संख्या बढ़ी थी। तो ब्रिक्स जो था वो पहले क्या था, पहले था ब्रिक। और ब्रिक्स के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिम ओ'नील। जिम ओ'नील इनका नाम है। जिम ओ'नील ने ही ये गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे। ये क्या थे, गोल्डमैन सैक्स के क्या थे, ये एक अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने ही इस ब्रिक वर्ड को क्वाइन किया था। ब्रिक या ब्रिक्स वर्ड को जो क्वाइन करने वाले हैं, यानी इस वर्ड का इजाद करने वाले हैं, वही। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि 2050 तक जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, ये देश जो हैं यही देश डोमिनेट करेंगे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका बाद में इसका सदस्य बना था, 2010 में साउथ अफ्रीका सदस्य बना था, ठीक है। अब ब्रिक्स का जो है क्यों इतना महत्व है, तो ब्रिक्स का इतना महत्व इसलिए है कि विश्व की जो पूरा क्षेत्रफल है 27% एरिया जो है विश्व का, वो ब्रिक्स कवर करता है। और विश्व का जो आबादी है, पॉपुलेशन, उसका 42% कवर करता है। तो बहुत शक्तिशाली है। और जैसे चाइना, इंडिया तो उभरती हुई हैं शक्तियाँ, और रसिया तो पहले से ही बहुत बड़ी शक्ति है। अब ब्रिक्स के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है कि 6 नए देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। कब से वो सदस्य होंगे, तो 1 जनवरी 2024 से, अभी नहीं, 1 जनवरी 2024 को सदस्य होंगे। उन सदस्यों को हम लोग थोड़ा सा मैप में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देश सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरब बनेगा एक। दूसरा यहाँ पे जो है ये है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई जो जाते हैं लोग, UAE। तीसरा सदस्य कौन बनेगा, ईरान, 3 सदस्य हो गए यहीं से। चौथा बनेगा इजिप्ट, 4 सदस्य यहीं से हो गए, 6 ही आएंगे टोटल। और ये है आपको इथियोपिया, ये क्या है, ये है इथियोपिया, ये इथियोपिया है, ये बनेगा इसका सदस्य, ठीक है। तो हो गए 1, 2, 3, 4 और 5 सदस्य तो इधर से हो गए। और एक छठा सदस्य जो है वो है आपको कहाँ से, वो है इधर से, वो दक्षिण अमेरिका से, वो है अर्जेंटीना। ये रहा अर्जेंटीना,
इसे भी जो है ब्रिक्स का सदस्य बनाया। ब्रिक्स का ब्राज़ील पहले से ही सदस्य है। तो अफ्रीका से अगर देखेंगे तो केवल एक ही देश बना, वो कौन सा देश बना? वो बना इजिप्ट, नहीं सॉरी, 2 देश बने, इजिप्ट और इथियोपिया, 2 देश अफ्रीका से बने। और भी नाइजीरिया ने भी कहा था कि हमें भी बनाइए, लेकिन अभी चाइना तो पाकिस्तान को भी करना चाहता था, जिसका खुद निकला है दिवाला, वो बन रहा है, समझ रहे हैं। तो ये 6 देश बनने वाले हैं। एक बार फिर से 6 देश का नाम आप जान लें। ईरान, ईरान के ही बगल में है यूएई, ये गल्फ ऑफ हरमुज है यहाँ पे। और इधर जो है ये है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी है ये रेड सी है, लाल सागर है, यहाँ पे लाल सागर है। और ये जो है वह है भूमध्य सागर, और यहीं पे है स्वेज कैनाल गया हुआ। और ये जो देख रहे हैं वो है सिनाई पेनिनसुला, ये तिकोना जो एरिया है ये सिनाई पेनिनसुला, और ये है इजराइल। तो उधर अभी नहीं हम लोग बढ़ेंगे। और ये अदन की खाड़ी है, ये है अदन की खाड़ी। और यहाँ जो है ओमान की खाड़ी है, ये है ओमान बगल में, अरब सागर है इधर। तो इसके अलावा और भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। ये है इरिट्रिया, ये इरिट्रिया है, ठीक है। और ये है जिबूती, ये जिबूती है। तो जिबूती, सोमालिया जो है और इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, यहाँ पर है सोमालिया, और ये है जिबूती और इरिट्रिया, और ये है इथियोपिया। तो इन्हें आप देख सकते हैं मैप में। अब इन देशों के बारे में हमने जाना, तो साथ साथ में हमें क्या जान लेना चाहिए? थोड़ा सा जान लेना चाहिए इन 6 देशों के मुद्राओं के बारे में। राजधानियाँ तो आपको पता ही होंगी, तो मुद्रा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ईरान की मुद्रा के बारे में। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल, रियाल है, रियाल, रियल या रियाल जो भी आप कहें, RIAL, ठीक है। और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वह क्या है? वह है रियाल, 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 ठीक है, या रियल या रियाल जो भी याद रखें। उसके बाद मिस्र, इजिप्ट जिसे हम लोग कहते हैं, मिस्र की मुद्रा का क्या नाम है? मिस्र की मुद्रा का नाम है पाउंड, पाउंड है मिस्र की मुद्रा, ठीक है, इजिप्शियन पाउंड कहते हैं उसे। तो ये जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मुद्राओं की दृष्टि से। और नीचे अगर देखेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो। और फिलीपींस की भी मुद्रा है, कल मैंने बताया था, वो क्या है? पेसो, PESO, पेसो। और ब्राज़ील की मुद्रा आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियाल, रियल, ये सब बातें हो रही हैं। तो ब्राज़ील की मुद्रा वो क्या है? वह है रियल, REAL, रियल। तो ये हो गया, ईरान हो गया रियाल, सऊदी अरब हो गया रियल, और ब्राज़ील हो गया रियल, ठीक है। अब इन देशों की राजधानियाँ आपको याद ही होंगी, तो बताना है इथियोपिया की राजधानी क्या है। अब ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है एक और संस्था है, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। बहुत महत्वपूर्ण है न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि इसकी स्थापना हुई है 2015 में। और यह क्या है? यह एक बहुपक्षीय, मल्टीलैटरल, क्या है यह? बहुपक्षीय विकास बैंक है, विकास बैंक है। इट इज़ अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिसोर्सेज जुटाना, विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए जो है विकास जुटाना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रा के लिए, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए क्या है? पैसे जुटाना। उनके लिए क्या जुटाना? उनके लिए नोट्स जुटाना, नहीं, उनके लिए नोट जुटाना, ठीक हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वह कहाँ पर है? उसका मुख्यालय, उसका मुख्यालय है शंघाई में। कहाँ है? शंघाई में
इसकी अलग अलग जगह शाखाएं भी खोली गई हैं। तो संघाई में है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वह कहाँ है, संघाई में है। यह परीक्षा में पूछा जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो संघाई में है और यह ब्रिक्स से संबंधित है। अब हम लोग जान लेते हैं वर्ल्ड साइट डे। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व दृष्टि दिवस, नहीं वर्ल्ड साइट डे। तो वर्ल्ड साइट डे जो है वह कब मनाया जाता है, वह इस साल मनाया जा रहा है 12 अक्टूबर को। हालांकि 12 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है हर साल, जी हाँ, यह हर साल 12 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है। यह हर साल कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। कब मनाया जाता है, अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को, ठीक है, दूसरे गुरुवार को। तो याद करना बहुत आसान है, याद रख सकते हैं आप। देखिए ऐसे कि दूसरा, ठीक है, आंखें कितनी होती है हमारे पास, हमारे पास 2 आंखें होती है ना, 2 आंखें और 12 हाथ, नहीं वो नहीं, उधर नहीं जाना। तो दूसरे होते हैं, दूसरी 2 आंखें होती हैं। और गुरु, गुरु का अर्थ हुआ बहुत महत्वपूर्ण होना। तो दोनों आंखें क्या है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुतर है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड साइट डे, ठीक है, आई डे मत याद रखिएगा, साइट डे, दृष्टि, ठीक है, वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। और इस साल के लिए इसका थीम क्या है, इस साल के लिए थीम जो इसका 2023 के लिए जो थीम है इसका, वह क्या है, वह है आई केयर इन वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल, कार्यस्थल पर क्या है, आंखों की देखभाल, आंखों की देखभाल, आई केयर एट वर्क प्लेस, ठीक है। इसको आयोजित करने वाली जो संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, IAPB। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है लंदन में। IAPB विश्व में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधापन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, यही हुआ IAPB। यह है लंदन में। यह तो नहीं पूछेगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं पार्वती कुंड और जगेश्वर मंदिर। पार्वती कुंड के बारे में तो पिछले वीडियो में ही बताया था आपको, कुमायूं में है, जगेश्वर भी कुमायूं में ही है। और यहाँ पर जो है क्या है, शिव पार्वती के मंदिर है, जगेश्वर मंदिर है। तो यह कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, इतना ही याद रखेंगे आप, उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ की यात्रा की थी और वहाँ से उन्होंने क्या देखा था, कैलाश पर्वत को देखा था, यहीं पर बैठकर मोदी जी ने, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जगेश्वर मंदिर कुमाऊं में है। वर्ल्ड हेल्थ समिट, तो वर्ल्ड हेल्थ समिट, विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, क्या हुआ इसका अर्थ, विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, यह कहाँ पे हुआ है, तो यह हुआ है बर्लिन में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ, यही परीक्षा में पूछा है कि बर्लिन में, कहाँ पे हुआ है, तो बर्लिन में हुआ है, ठीक है। और ये ऑनलाइन भी हुआ, ऑनलाइन से भी इसको लोगों ने भाग लिया, हाइब्रिड था। तो जगह भी पूछा गया परीक्षा में, तो बर्लिन में हुआ है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जितने भी राजनीति से जुड़े हुए हैं या विज्ञान से जुड़े हुए या प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग जो भी हैं, वो सभी जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं और स्वास्थ्य के विषय में, विश्व के स्वास्थ्य के बारे में क्या करते हैं, वो चर्चा करते हैं और अपना अपना सॉल्यूशंस बताते हैं कि कैसे, क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन हो हेल्थ के बारे में, वो बताने का प्रयास करते हैं। इस बार का जो इसका थीम है वो क्या है, ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, वैश्विक, ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, वैश्विक स्वास्थ्य कार्य के लिए एक निर्णायक वर्ष। अब इन्हें तो आप सभी पहचानते होंगे, ये हैं हमारे
11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। कौन से राष्ट्रपति हैं? 11वें कौन है? राष्ट्रपति रहे हैं। 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, 15 अक्टूबर को, गांधी जी का 2 अक्टूबर, इनका 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था 1931 में। और मृत्यु हो गई इनकी 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे जन्मे थे? यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो रामेश्वरम में ये जन्मे थे। रामेश्वरम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। इन्हें हम क्यों याद करते हैं? इन्हें 2 रूपों में हम लोग याद करते हैं। एक तो ये पीपल्स प्रेसिडेंट थे। इन्हें क्या कहा जाता है? जनता का राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट, जन जन का राष्ट्रपति, नहीं, जन जन का राष्ट्रपति, इस रूप में इन्हें जानते हैं, जनता का राष्ट्रपति। और दूसरा इन्हें किस रूप में जानते हैं? मिसाइल मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना, भारत का मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन के रूप में भी इन्हें जानते हैं। और 1998 में जो पोखरण 2 जिसे कहते हैं, पोखरण 2 नामक जो परमाणु परीक्षण भारत ने किया था, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इतना इनके बारे में जानेंगे तो काम चल जाएगा। अबुल पकीर, जैनुल आबिदीन, अब्दुल कलाम तो अब पूछा नहीं जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं एक संस्था के बारे में जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे अलावा जानवरों के स्वास्थ्य के लिए भी, पशु स्वास्थ्य के लिए भी वैश्विक संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसका मुख्यालय है पेरिस में। और यह बहुत पुरानी संस्था है, 1924 में ही स्थापित हुई थी। तो बहुत पुरानी संस्था है। और इसका काम क्या होगा ये सब तो आप जानते हैं। इसका काम, मुख्य काम मैं बता दूं, इनका मुख्य काम है एपिडेमिक, जो जानवरों के जो एपिडेमिक होते हैं उनको रोकना। उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं एपीजूटीज। ठीक है, एपीजूटिक डिजीजेज जो होते हैं, एपीजूटिक बीमारियां, उनको जो है वो क्या करता है? उनको रोकने का, यानी जानवरों की महामारी, समझिए सीधा जानवरों की महामारी इससे समझते हैं। एपिडेमिक जो मानवों की महामारी होती है, एपिडेमिक कहते हैं। तो जानवरों की होती है, उसे कहते हैं एपीजूटिक। इसकी रोकथाम करना इनका मुख्य काम है। और अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंजा चलता है, वो है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन यानी जानवरों का इन्फ्लुएंजा। एवियन का मतलब क्या हुआ? एवियन का मतलब होगा पक्षियों का इन्फ्लुएंजा, HPAI, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, यही है इसका नाम। तो भारत ने जो है, इस भारत में जब भी ये इन्फ्लुएंजा भारत में भी अब मिलने लगा है, तो भारत क्या करता है? भारत ने इसके लिए एक ही पॉलिसी अपनाई है। क्या किया है? पता लगाओ और काट के फेंको, डिटेक्ट एंड कल। पता लगाओ और काट डालो, है ना, अन्ना के जैसा ये तो बना दिया है इन्होंने। अब हम लोग जान लेते हैं ऑपरेशन अजय के बारे में। तो ऑपरेशन अजय के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। ऑपरेशन अजय क्या है? ऑपरेशन अजय जो है, इसके अलावा हम लोग कुछ और ऑपरेशंस के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन अजय क्या है? ऑपरेशन अजय है, अभी इजराइल हमास युद्ध हो रहा है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि वेस्ट बैंक में तो ऐसा नहीं कुछ हो रहा है। इजराइल हमास युद्ध के समय में क्या हुआ? ये सब जो भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन है। भारतीयों का क्या है? रेस्क्यू, बचाव। रेस्क्यू करना मतलब क्या हुआ? बचा के निकाल ले आना, बचाव ऑपरेशन है। ठीक है, इसी तरह के बचाव ऑपरेशन भारत ने कई बार किए हैं। तो कावेरी हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था सूडान कॉन्फ्लिक्ट में, 2023 की बात है। ये सूडान संघर्ष हुआ था, उसके समय हुआ था। ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कावेरी अजय दोनों। दोस्त, ऑपरेशन दोस्त क्या था? तुर्की और सीरिया में
तुर्की और सीरिया में क्या था, तुर्की अब तो नाम हो गया, और सीरिया में क्या हुआ था, भूकंप आया था, उसमें सहायता के लिए, भूकंप में सहायता देने, उन देशों की सहायता करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, रिलीफ के लिए, ठीक है, रिलीफ सर्च और रेस्क्यू के लिए यहाँ पे गई थी, भारत की टीम गई थी, ठीक है। ये क्या था यहाँ पर दोस्त जो हुआ था, इसमें क्या होता, सर्च एंड रेस्क्यू। किसका रेस्क्यू, वहाँ के लोग जो घायल हुए थे उनका रेस्क्यू, भारतीयों का रेस्क्यू के लिए नहीं था, ये याद रखना है, ठीक। अब ऑपरेशन गंगा, ये ऑपरेशन गंगा किसके लिए हुआ था, तो रूस यूक्रेन के युद्ध के समय, रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था 2022 में शुरू हुआ था, रूस यूक्रेन युद्ध के समय क्या था, ये भारतीय लोगों को निकालने के लिए थे, भारतीयों का ये बचाव अभियान था, ठीक है, बचाव अभियान, तो ये भारतीयों को बचाने का अभियान था। इसी तरह से ऑपरेशन है एक और है, उसका नाम है देवी शक्ति, देवी शक्ति। तो देवी शक्ति क्या हुआ था, ये हुआ था अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाल के, जब वहाँ पर इस्लामिक राज्य कायम होने लगा, अफगानिस्तान से भारतीयों को बचाव का अभियान, जब तालिबान का राज होने लगा तब देवी शक्ति, ठीक है। तो याद रहेगा कावेरी सूडान संघर्ष में हुआ था, और दोस्त जो हुआ था तुर्की ने तो हमें हमेशा दगा ही दिया था, जम्मू कश्मीर के मामले में वह पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहता है। गंगा, वोल्गा टू गंगा, राहुल संकृत्यायन ने एक किताब लिखी है, वोल्गा से गंगा, तो अब वोल्गा उधर है रूस में और ये गंगा है, तो याद रख सकते हैं देवी शक्ति, क्योंकि अब देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, देवियों के लिए तो कोई स्थान नहीं है, देवियाँ तो बस झोला में रहेंगी, हाँ, तो सरकार ने इसलिए यहाँ योजना का नाम, यहाँ जो ऑपरेशन बचाव अभियान चलाया उसका क्या नाम रखा, देवी शक्ति। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे हैं समुद्र सेतु। समुद्र सेतु किसके लिए था, समुद्र सेतु बहुत लंबा चला था ये, इसमें क्या हुआ था, लगभग 50-55 दिन चला था ये समुद्र सेतु, ये कोरोना के समय हुआ था, ये भारतीयों को अलग अलग देशों से निकाल के लाने के लिए था, ये भारतीयों को बचाने का अभियान था। इसके अलावा था संकट मोचन, संकट मोचन किसके लिए हुआ था, ये भी सूडान से निकालने के लिए हुआ था, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए था, ठीक है। इसके अलावा एक हुआ था मैत्री, ऑपरेशन मैत्री, ये मैत्री किसके लिए हुआ था, ये नेपाल में भूकंप से, तो भूकंप वाले को एक जगह लिख देते हैं, ये दोस्त हुआ तुर्की के साथ, मैत्री हुआ नेपाल के साथ, और एक और हुआ था मैत्री के अलावा निकालने का अभियान था, एक और बताना चाहूँगा, वो है राहत। ये राहत को याद रखना है, क्योंकि राहत क्या था, यमन से भारतीयों को निकालने के लिए था, जब सऊदी अरब ने यमन पर आक्रमण किया था, बमबारी शुरू किया था, उस समय का था। तो दो है दोस्त और मैत्री, दोनों फ्रेंड वाले हैं, वो क्या थे, वो राहत अभियान थे। यहाँ पे वो क्या था, नेपाल में राहत और बचाव के लिए था, ठीक है, रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए था, राहत और बचाव के लिए। मैत्री और दोस्त जो थे वो दोनों राहत और बचाव के लिए थे, सहायता पहुंचाया, यहाँ निकालने के काम किया तुर्की में लोगों को जो दब गए थे मलबे में। तो दोस्त हुआ तुर्की के लिए और मैत्री हुआ नेपाल के लिए, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु बता दिया मैंने। अब बने मेनासे, ये क्या है, बने मेनासे कौन है, देखिए इजराइल जो है वह क्या है, इजराइल एक यहूदी देश है, और वहाँ पर उनका मानना है कि विश्व के यहूदी जहाँ कहीं भी हैं उन सब का यह देश है, वो कहीं भी हो वो इजराइल आए, उनको इजराइल में नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो इजराइल जो है यहूदियों का देश है, विश्व में एकमात्र यहूदियों का देश है। तो यह बने मेनासे जो है, तो इजराइल के लोग जो रबी लोग जो होते हैं, जो कि उनके जो धर्मगुरु होते हैं, वो खोजते हैं, इतिहास का अध्ययन करते करते उन्हें पता चला कि इजराइल की 10 जो है
वो खोई हुई लॉस्ट ट्राइब्स हैं, 10 खोई हुई जनजातियां हैं। और फिर उन्हें भी पता चला कि एक जनजाति जो है वह क्या है, वह इंडिया में रहती है। ठीक है, वह कहाँ रहती है, इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया कि इन बने मनासे को खोज निकाला इजरायलियों ने, यहूदियों ने, और उन्हें कहा कि आप आइए इंडिया में आकर रहिए, इजराइल में आकर रहिए, इजराइल आपका अपना देश है। तो वहीं से जो है ये बने मनासी जो यहाँ पर ईसाई धर्म को मानते थे और वहाँ पर गए, तो फिर उन्होंने यहूदी धर्म को स्वीकार किया और वहाँ पर ये यहूदी के रूप में रहते हैं। भारत में ये मणिपुर में रहते थे। कहाँ रहते थे, मणिपुर में रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो अधिकांश परंपराएं थी वो यहूदी परंपराओं से ही मिलती जुलती थी। तो इसलिए खोज में इन्हें मान लिया गया कि ये वही 10 जो खोई हुई जातियां हैं इजरायली यहूदियों की, उन्हीं में से एक है ये बने मेनासे। बने मेनासे, बने मेनासे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे जल्दी से याद रह जाए, बने मेनासे। तो अब यहाँ पे जो ये कुकी थे उनको ही कहा जाता है, उनमें से ही कुछ लोग जो थे वो बने मेनासे के रूप में माइग्रेट होकर इजराइल गए थे और इजराइल की उन्हें नागरिकता मिली थी। अभी जिस इलाके में हमास ने हमला किया था वहाँ पर ये लोग रहते थे, इजराइल में। अब विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस, स्टैंडर्ड विश्व मानक दिवस जो है कब मनाया जाता है, वह है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व मानक दिवस जो है वह हमें क्या मानकीकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी एक गोल है ना, 17वां गोल। 17वां गोल क्या है, 17वां गोल है कि शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि कौन, शेयर्ड विजन फॉर द बेटर वर्ल्ड। तो इसी के माध्यम से इन्होंने कहा है कि हम लोग जो BIS हॉलमार्क इत्यादि के बारे में आप लोग जानते होंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये याद रखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एब्रिविएशन याद रखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अभी इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं डायरेक्टर जनरल, वो है प्रमोद कुमार तिवारी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें कि कैसा लगा आपको, नए तरीके से बताना। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।